तो बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में मैं 2 क्लास ले चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके एग्जाम में आपके सवाल भी आते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज और पढ़ने वाले हम, ठीक है। मेन फैक्टर हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वहां से। आपको मैंने कितना बताया था कि वो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और इस पे हमने 2 क्लास लगाई हैं अच्छे से, इस पे हमने बहुत सारे सवाल भी किए। मैंने तो आपको 3 तरह के इंटीग्रेशन भी पढ़ाए थे। तो जो भी मैथ की जरूरत पड़ती है मैं आपको साथ साथ पढ़ाता रहता हूँ और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इन क्वेश्चंस को जाके पिछली क्लास में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, इंटीग्रेशन वाला नहीं पर थोड़ा सा इजी पार्ट। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया, एजर्सन रीजन के तरीके से पूछा गया है। तो मैं नोट पॉइंट्स में इसको लिखूंगा, ठीक है। मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, इसको नोट पॉइंट्स में लिखूंगा और नोट पॉइंट्स में ट्रू और फॉल्स के हिसाब से पूछूंगा। मतलब आपको बताने, जवाब देने के लिए तैयार रहना सबके सब, कि जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ ये सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। सवाल ये है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन आपका V इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट आपका सही है गलत है, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी जल्दी साथ साथ आंसर करो, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट लिखेंगे, सबका आंसर आपको साथ साथ में करना है। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन V शुड बी जीरो। स्टेटमेंट सही है या गलत है? कि बिल्कुल सर आपने बहुत ही शानदार चीज लिखी है, हम कुछ कह ही नहीं सकते सर हमेशा की तरह, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आने वाले हैं, सोनी जी का आंसर है फॉल्स, और देखते हैं बाकी लोगों का आंसर होता है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, और लोगों की मुझे उम्मीद है कि और लोग जल्दी जल्दी मुझे आंसर करेंगे। हम्म, तो आंसर आ गई मेरे पास। मनदीप जी ने कहा है नहीं सर, मीनू जी का है नो सर, रुचि जी कह रही फॉल्स, रिया बोल रहे फॉल्स, तृप्ति बोल रही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। अब इसका रीजन सुन लो, सुनो बच्चों से गलती क्या होती है, सब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, बच्चे ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। सर देखिए, अगर ई जीरो होगा तो सर ई तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी तो जीरो होना चाहिए। ये बोलना पाप है, ये बोलना पाप है, ये तो मैथमेटिक्स आपने उड़ा दी। आंसर हो जाएगा फॉल्स। सर क्यों होगा आंसर फॉल्स, एक बार जस्टिफाई कर दो, हमारी समझ में नहीं आया। सुनो, ठीक है, सुनो सर, E इज इक्वल टू जीरो है, ये माइनस डीवी बाय डी आर के बराबर है। मैंने कहा अगर E जीरो हुआ तो बेटा डीवी बाय डी आर जीरो हुआ ना। इसका मतलब ये नहीं है कि V जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। अरे पता है ना एक चीज तो, कि कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। इसका मतलब किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है। जीरो हो भी सकती है नहीं भी सकती, पर जीरो होगी ये हम 100% नहीं कह सकते। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, बच्चे बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। ये स्टेटमेंट वन दे देगा, स्टेटमेंट टू दे देगा, बोलता है कि दोनों सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब बोलता रहेगा। तो आपके सामने दोनों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, इस तरह से मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपसे नेक्स्ट सवाल कि इफ एट अ पॉइंट v इज जीरो, अगर किसी पॉइंट पे अगर v जीरो है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। स्टेटमेंट सही है गलत है, जल्दी बोल दो आंसर, ठीक है। जल्दी बोल जाओ जल्दी बोल जाओ जल्दी बोल जाओ, कि आपका अगर v जीरो होगा, ये सवाल है एग्जाम के, इसलिए डायरेक्ट आंसर करो जल्दी जल्दी। तृप्ति जी के बाद आंसर करना है बाकी लोगों को। अगर क्या है सेकंड पॉइंट, क्या है, v जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। रिया जी का आंसर आ रहा है ट्रू, तृप्ति जी का आंसर आ रहा है फॉल्स। लेट्स सी बाकी लोग क्या आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। TF यस नो जो भी आंसर करना जल्दी जल्दी करो। रितु जी बोल रहे हैं सर आपने जो बात लिख दी है बिल्कुल सही लिख दिया है, ठीक है देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। एग्जाम के सवाल है, नीट में IIT में हर जगह पूछे गए अलग अलग टाइम पे। तो शुमाइला जी बोल रहे हैं यस, मीनू जी बोल रही है यस, मनदीप जी बोल रहे हैं नहीं, निखिल जी बोल रहे हैं ट्रू। तो 2 4 5 आंसर आ चुके हैं। अमन जी आप आंसर देने पे भी ध्यान दो, ठीक है। अमन जी आंसर नहीं दे रहे हो आजकल, क्या बात है, ठीक है। तो देखो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है देख लेते हैं, सुनो देख लेते हैं। तो सर बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर v जीरो होगा तो मैं जानूंगा कि माइनस डीवी बाय डी आर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक बार तो ये बात सही लगती है, तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू लगता है। उसके हिसाब से स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, ट्रू लगता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। देखो ये जब स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ना कि ये, तो ये माना जाता है कि जो स्टेटमेंट लिखा गया हमेशा ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए। चलो मैं इस बात को प्रूव करता हूँ कि गलत है, मैं इस बात को प्रूव करता हूँ गलत कैसे। मान लो आपके पास में एक स्क्वायर टाइप का जगह है, ठीक है, और मैंने क्या किया, सुनना, मैंने क्या किया, यहाँ पर चार्ज रखा आपका माइनस क्यू रखा। ध्यान देना बच्चों, अगर ये सवाल समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा जिंदगी का। इतने अच्छे अच्छे कंसेप्शन कंसेप्ट बच्चों के गलत हो जाते हैं ना जब ये चीज नहीं होती सही पता होती, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, मान लो मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो इस सेंटर पॉइंट पे
इस सेंटर पॉइंट में मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। इस सेंटर पॉइंट में मैं क्या करता हूँ आपकी इस सेंटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, निकालता हूँ, या पोटेंशियल निकाल लो, एक ही बात है। तो देखो यहां से अगर पोटेंशियल निकालता हूं तो ये सारे डिस्टेंस तो बराबर होंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो तो के क्यू बाय आर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस माइनस के क्यू बाय आर, किसकी वजह से सर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाय, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाय आर, ठीक है, प्लस ये नीचे वाली की वजह से क्या होगा, प्लस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, तो प्लस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, ये हो जाएंगे आपके पोटेंशियल। क्या एक काटा पीटी मचाऊंगा, क्या आंसर में जीरो पाऊंगा, मतलब इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस बीच वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर उस पॉइंट पे v जीरो है, अगर उस पॉइंट पे v जीरो है तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, चेक कर लेते हैं। सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि ये इस तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ आएगा, ठीक है, यहां से क्या करोगे, जब इससे करोगे तो ये भी तो इस तरफ ही आएगा, हाँ सर इस तरफ ही आएगा, और यहां से करोगे तो ये भी क्या आएगा, इस तरफ आएगा। तो मतलब तुम देख रहे हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाला होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाला होगा वो तो ऐसे आएगा ना ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आने वाला वो ऊपर ऊपर निकल के आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या है आपका, इट इज नॉट जीरो, विच मीन्स कि जहां पर आपका पोटेंशियल जीरो होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे नादान बच्चों, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। लगता सही है, होता नहीं है, क्योंकि जो होता है वो अक्सर जरूरी नहीं कि सही भी हो, हमेशा सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे समझ में आया नहीं आया, पहले तो जल्दी बता दो, समझ में आया कि नहीं आया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। आपको एग्जांपल समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो, यस समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो इसी इसी सीरीज में मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक काम करता हूँ, कहाँ गया, कहाँ गया भाई पेन, कहाँ गया मेरा, ये रहा। देखिए इसी सीरीज में आप थर्ड क्वेश्चन और थर्ड स्टेटमेंट और पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खासकर इस सेकंड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, ठीक है। चलो अपन थर्ड करते हैं। मेरी आवाज तो सबको साफ साफ आ रही है ना अच्छे से, आवाज में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो तो थर्ड देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है, पर हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉट बी जीरो। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, स्पीड के साथ आंसर बता दो अपना, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अमन जी का आंसर आ रहा है ट्रू होगा, रितु जी का आंसर, अमन जी का तो खैर पुराने वाली आंसर है, तृप्ति जी का आंसर है ट्रू होगा। इट कैन बी समटाइम्स, यस। देखो जब भी शब्द आ जाता है ना मे का मतलब अगर एक बार भी हो रहा होगा ना तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार तो मैंने आपको करके दिखा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखो ये सवाल में फर्क क्या है, ऊपर वाले सेकंड वाले पार्ट में और आपके थर्ड वाले पार्ट में। उसने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब वो मस्ट बोल रहा है कि मस्ट भी जीरो या इज इक्वल टू जीरो। मस्ट का मतलब इज इक्वल टू का मतलब एक ही बात है, ठीक है, मतलब हमेशा होगा। इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ऑलवेज। अगर उसने मस्ट लिख दिया या इज लिख दिया, लेकिन अगर उसने मे लिख दिया या कैन लिख दिया तो उसका मतलब होता है कि किसी भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपका हो सकता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा कि आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। आई होप कि तीनों स्टेटमेंट हर बच्चे को अच्छे समझ आएंगे। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स आपसे पूछे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ नई चीज बतानी है, उस पर एक सवाल आईआईटी में सवाल आता है उसके ऊपर, पर नीट में क्योंकि वो सवाल बहुत आसान होता है तो नीट में आ जाए कोई बड़ी बात है नहीं। अब बच्चों मैंने प्यार से मैंने आपको मेरे ख्याल से ग्राफिकल तरीके बताए थे कि भाई ग्राफ में मैंने आपको एक चीज शायद बताई हो, मुझे याद नहीं, अगर मैंने नहीं बताई तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आज एक थोड़ा टॉपिक खत्म करना है, मैं उस टॉपिक को खत्म करके आज मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स खत्म करके यार क्लास छोड़ूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका बच्चों डायपोल शुरू होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो नेक्स्ट क्लास में वो खत्म भी हो जाएगा। मतलब बड़ा टॉपिक है लेकिन उसको खत्म करना ही है मुझे। तो ये मान लो कि जैसा कि मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपका एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार पांच क्लास, मतलब नेक्स्ट वीकेंड तक आपका ये खत्म हो जाना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई होप सो। तो ये होगा डिफरेंशिएशन। अब सुनो, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसके हर चीज के ग्राफिकल मतलब होते हैं। ग्राफ भी तो आप मैथ में पढ़ते हो ना,
तो इसका कभी कोई पूछे डिफरेंशिएशन ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, तो याद रखना ये चीज कि भाई इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब होता है हमेशा स्लोप। अब ये स्लोप नाम की बीमारी क्या होती है ये भी सुन लो। तो सुनो, होता क्या है कि मान लीजिए कोई मैंने ऐसे कर्व बना दिया आपका, और मैंने यहाँ पे इस तरह से कर्व बना दिया, ठीक है, ये होता है आपका y होता है जो आप जनरली लेते हो, ये आपका x होता है, ठीक है। मैंने बोला कि इस पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट डालता हूँ, मतलब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक टेंजेंट डालता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो आपका किसी कर्व को छू के निकल जाए, तो ये क्या बन के आ जाएगी आपके सामने, दिस विल कम आउट टू बी एज अ टेंजेंट। ये आपके सामने टेंजेंट बन के आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, अच्छी बात है। अब सुनो, तो ये क्या निकल के आ गई, इसको हमने बोल दिया टेंजेंट, ठीक है। सुन लो, क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन, स्लोप की डेफिनेशन नहीं दिखवाने वाला, ठीक है, टेंजेंट हो गई। अब ये जो टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इस एक्स एक्स के साथ में क्या एंगल बना दिया, और एंगल लेना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, या ये मान के चलो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल लेना है मुझे, तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, तो वो एंगल लेना है हमेशा, तो इस एंगल को ले लिया, ठीक है। अब जब इस एंगल का तुम लोग टेन थीटा ले लेते हो, याद रखना बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इस वाले एंगल को लेते हैं, नहीं, ये वाला एंगल नहीं होता है, एंगल यही वाला होता है। तो जब इसका तुम टेन थीटा निकालते हो, तो इसी को हम जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं आपका स्लोप। तो स्लोप होता कुछ नहीं, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑन अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये पूरी डेफिनेशन होती है खैर मैथमेटिकल स्लोप। और मैंने क्या बताया, इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन से रिलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं dy बाय dx में पूछता हूँ। तो कहीं भी अगर मैंने dy बाय dx लिख दिया ना, तो dy बाय dx का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका स्लोप ऑफ ग्राफिकल, मतलब स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। याद रखना, जिसको जो हमने पहले लिखा होता है ना, वो y एक्सिस पे होता है, जो हमने बाद में लिखा होता है वो एक्सिस पे होता है। तो इसको हम dy बाय dx को कैसे पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व पढ़ते हैं। चलो ये वाली बात पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स बढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगी। दूसरी बात है अपना इंटीग्रेशन होती है एक चीज, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको उसका ग्राफिकल मीनिंग ढूंढने चले, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अगर तुम इंटीग्रेशन शब्द को समझो, तो उसका वो शब्द बना है आपका इंटीग्रिटी से, शब्द बना है आपका इंटीग्रिटी से। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना होता है, तो हम लोग इंटीग्रिटी में रहते हैं, तो जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं, ठीक है। तो मिल के रहते हैं मतलब हमने पूरा एरिया कवर कर लिया, किसी एरिया के बारे में बात हो रही, तो ये आपका वही वाली बात है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। जब भी आपका एरिया की बात करनी है, मुझे एरिया निकालना है, तो हम क्या किससे निकालेंगे, आपका इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। मतलब इसका कि मैंने मान लो कल को ऐसे लिख दिया कि y dx, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया अंडर y एक्सिस कर्व। अब अगर डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो, मतलब लिमिट डाल रहे हो, तो x1 से x2। अब मैं इसको तुम्हें कर्व पे दिखा देता हूँ, एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे पता होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, बचपन में पढ़ते हैं आप ग्राफ तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता, तो मैंने अपनी तरफ से एक क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसा होता है। तो मान लो मैंने आपका ये हो गया y, और ये हो गया x, और कर्व बनाना है, कोई भी रैंडम कर्व, मान लो ऐसे कोई भी कर्व बना दिया, कोई भी रैंडम कर्व बना दिया, ये हो गया y, इसको हम बोलेंगे कर्व, y एक्सिस कर्व। और मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपका ये क्या है, ये जो पॉइंट है, लिमिट कहां से लिया आपने, जहां से जहां लिमिट x1 से x2 तक लिमिट ली आपने, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो y dx का मतलब होता है ना, देखो मैथमेटिकली तो y dx लिख दिया, लेकिन अगर ग्राफिकली इसको देखना चाहते हैं ना, तो ग्राफिकली इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर y x वर्सेस x, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। तो इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है ना आपका, ये जो पूरा एरिया बच्चों, ये आपका क्या कहलाता है, इसी को हम एरिया भी बोल सकते हैं। और ये आपका, अगर मुझे मैथमेटिकली निकालना है, तो मैं इसको y dx से निकालता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये, अरे ये बताओ, जल्दी बताओ, क्या सबको यहाँ बैठे हुए बच्चों को ये इतनी मैथमेटिक्स तो आती है ना, या नहीं आती है, तो मैंने बता दिया तो समझ में तो आ गई ना, इतनी ये जो जल्दी से मैंने मैथमेटिक्स बताई, समझ में आ गई सबको, जल्दी से बताओ, क्योंकि इसके आगे मुझे इन दोनों का यूज करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आई होप कि समझ में आ भी गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर अगर आगे की बात करें, तो मुझे इनका यूज कैसे करना है, सर आपने क्यों बताई, क्योंकि मुझे इसका यूज है, तो सुनो कैसे। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है मतलब, और ये बताया भी था, क्या जो ई होता है वो क्या होता है आपका, माइनस dv बाय dr होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कर्व की, तो आपका 1D के सवाल हम मान के चलेंगे कि भाई 1D का क्वेश्चन है, तो 1D में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाता है, वो तो सर माइनस dv अपॉन dx बन जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचो सर, मैंने अभी पढ़ा था कि dy बाय dx का मतलब क्या होता है, आपका स्लोप होता है, पर यहाँ पे dv बाय dx लिखा है, इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ सर, देखो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि इट इज, और कुछ नहीं, ये है माइनस लगाना है आगे, और यहाँ पे क्या लिखना है, स्लोप ऑफ, अब सुनो, जैसे मैं dy बाय dx को क्या लिखता था, पीछे देख लेते हैं। जैसे मैं dy बाय dx को आपका लिखता था, dy बाय dx को मैं क्या लिखता था आपका, इट वाज स्लोप ऑफ y वर्सेस x, मतलब जो ऊपर है y वर्सेस x।
तो यहाँ पे मैं इसी चीज को क्या लिख दूंगा आपका, इस चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा स्लोप ऑफ, ऊपर कौन है, ऊपर है v, नीचे है x। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मैं dy बाई डी एक्स को लिखता हूँ आपका स्लोप ऑफ y वर्सेस x, वैसे मैं इसको क्या लिखता हूँ माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल, v है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल या v वर्सेस x कर्व। तो ये वाली बात याद रखनी हमेशा, ये स्टेटमेंट पूछेगा एग्जाम में कि भाई अगर मुझे ग्राफ से मुझे आपका पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व अगर दे रखा है तो उसकी स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करती है, तो उसकी स्लोप आपको प्रोवाइड करती है माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आते हैं पर आपको याद क्या रखना है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कल को अगर आपके सामने, कल को बच्चों अगर आपके सामने इस तरह से बना हुआ है कर्व, ये यहाँ पे आपने बना दिया v और यहाँ बना दिया आपने x बना दिया, और कर्व मान लो आपका इस तरह से कर्व बना हुआ है कोई भी कर्व, ठीक है, ये v वर्सेस, तो यहाँ का जो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो इसका जो थीटा, टेन थीटा होगा, ये जो m होगा यानी स्लोप, ये टेन थीटा होगा, ठीक है, यही क्या होगा और कुछ नहीं सर, ये d, सॉरी ये क्या होगा आपका, इसको मैं dv बाय dx लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, और इसी को मैं क्या लिख पाऊंगा आगे, माइनस ई के बराबर लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है तो मैंने स्लोप के सामने लगा दिया, एक ही बात है, समझ लो। तो ये मैथमेटिक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला रिलेशन कई बार। इसमें सवाल भी कर लूंगा मैं एक आध, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, सवाल करने से चीजें थोड़ी सी अच्छी क्लियर होती है। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या है सर, आपने क्या बोला सर, हम 1D में कर रहे हैं तो माइनस dv बाय dx हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। अगर मैं आगे इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या इसको माइनस dv इज इक्वल टू ई dx कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, इस पर तो हमने सवाल भी बहुत सारे किए थे, इंटीग्रेशन वाले बिल्कुल किए थे। तो dv इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ उसको माइनस ई dx लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी यहाँ पे x की, क्योंकि x पे इंटीग्रेशन हो रहा है x1 से x2, यहाँ लिमिट आएगी v1 से v2। तो यहाँ पे मैं क्या जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ तो बहुत सिंपली मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1, या सिंपल डेल्टा v भी लिख सकता हूँ, जिसको हम चेंज इन पोटेंशियल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ई dx, और ये क्या हो जाएगा आपका x1 से x2। लेकिन अभी अभी मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग समझाया, इंटीग्रेशन तो पहले सीख चुके हैं, अभी अभी मैंने ग्राफिकल मीनिंग समझाया। इसका मतलब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन है ना ये, इंटीग्रेशन ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, वो तो एरिया होता है। तो मतलब मैं क्या लिखता हूँ आपका v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v को मैं ये भी लिखता हूँ कि माइनस ऑफ एरिया अंडर, अब किसके अंदर, y वर्सेस x होता है ना, तो यहाँ y होता है यहाँ x होता है, तो इसको बोलता हूँ एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x कर्व। तो एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x कर्व का जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का जो एरिया होगा बच्चों, वो आपको हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड यू द चेंज इन पोटेंशियल बट विद नेगेटिव साइन। ये बच्चे नेगेटिव साइन का सबसे बड़ा लोचा है, आता सबको समझ में पर बस नेगेटिव भूल जाते हैं और बच्चों का आंसर बहुत गलत है। मतलब मैंने मान लो कोई ऐसा कर्व बना दिया, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और यहाँ पे x होना चाहिए, और मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा x1 है और यहाँ पे तुम्हारा x2 है, जहां से जहां तक पूछा गया वहां से वहां तक। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, ये तुम्हें एरिया, ये तो पहली बात तो एरिया हो गया, तो एरिया तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा तुम्हें माइनस डेल्टा वी, या फिर तुम इसको v1 माइनस v2 भी बोल सकते हो। जल्दी से बोल जाओ बच्चों, ये जो दोनों चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ये अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोल जाओ। ये जो दोनों चीजें मैंने आपको समझाई हैं, जल्दी से बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई, क्योंकि इस पे हम सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं जो एग्जाम में, देखो स्टेटमेंट तो हर एग्जाम में, नीट में हो चाहे आपका बोर्ड्स में तो नहीं पूछता है वैसे इतनी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स हो जाती है, पर नीट में और आईआईटी में इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं, तो इसकी सारे दोनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, चलो कहाँ गया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप उसको फिर समझ पाए। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है शायद, ये आईआईटी में आया हुआ, किसी एक एग्जाम में आया हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर देख नहीं हो रही, ओ शिट, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, अब देख ही लेना तुम लोगों ने, मैंने दो बार रिपीट कर दिया, अब देख लोगे, ये आप सॉल्यूशन देख लेना, रिकॉर्डिंग नहीं हुई इतनी पार्ट की, पर आप देख ही लोगे। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ बच्चा मर जाता है, वो सोचता है कि मैंने इसका सवाल सही किया है, लेकिन गलत है, वो आंसर राइट मार के आ जाता है क्योंकि पॉजिटिव किया है, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, बच्चों आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, आपसे फोर्स पूछा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो चार्ज की जरूरत ही नहीं थी। हाँ सर, बात तो आपने सही बोल दी। अब इसके आगे क्या करना है सर, इसके आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है कि आपको, एक सेकंड देखने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक है। इसका क्या होता है सर, फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है आपका QE, ये तो पता है ना, हाँ सर ये तो पता है, फोर्स क्या होता है, QE होता है। लेकिन इस सवाल में आपको Q क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -2 ×
ई हो जाएगा, -2 इंटू ई हो जाएगा। ई जो भी है मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस बात से कि ई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कर दूंगा तो मेरा फोर्स क्या निकल के आएगा सर, फोर्स निकल के आएगा मेरा नेगेटिव निकल के आएगा। अगर फोर्स नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब मैंने सवाल में क्या बोल रखा है, सवाल में बोल रखा है लेफ्ट को क्या लेना, नेगेटिव लेना है, यानी नेगेटिव निकल के आया था, यानी फोर्स आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लेट मी चेक कि कितने बच्चों ने, लेट मी चेक कि कितने बच्चों ने, हाँ आपका आंसर 2 ही सही है शमाइला जी, बिल्कुल सही है, टू आंसर 2 ही होगा, लेकिन माइनस को भी तो कंसिडर करना है ना, माइनस को कंसिडर करना जरूरी है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है आपका, मुझे लगता है मेरे ख्याल से एक ही बच्चे ने सही आंसर किया था। लेट मी चेक, लेट मी चेक, अरे शमाइला जी ने भी लेफ्ट आंसर किया था, तृप्ति ओ बच गई, मुझे लगा सिर्फ तृप्ति जी का आंसर सही है। अगर सिर्फ तृप्ति जी का आंसर सही होता तो तृप्ति जी को इनाम मिल जाता 11 रुपए का, बट क्योंकि 2 बच्चों का आंसर है तो हमारा रूल के हिसाब से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही होना चाहिए था। बट हाँ, इसका आंसर मैक्सिमम जनता का ठीक गलत होता है, क्यों, कोई नई चीज नहीं है कि आप लोग पहले कुछ जिन्होंने गलत किया, मैक्सिमम जनता का हमेशा गलत होता है इस सवाल, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी आंसर निकालने के चक्कर में सोच भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक और चीज पूछी गई उसको निकालना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सवाल में पूछी जाती बच्चों आपसे तो आप आंसर इसका राइट ही करके आते, लेफ्ट करके नहीं आते। चलिए, आई होप कि बहुत ही, क्या था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको समझाने भले इस सवाल को बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, लेकिन सवाल को तुम्हारा, सवाल तो बस देखना है कि हाँ भाई नेगेटिव आपका स्लोप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, यानी फोर्स नेगेटिव होगा, खत्म, आंसर वहीं से हो जाता है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब दूसरे चार्ज पर। अच्छा चलो अब हम करते हैं एक नेक्स्ट सवाल, ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं ताकि आपका जो हमने दूसरा सजेशन पढ़ा था इंटेग्रेशन वाला वो भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको, मैं अच्छे सवाल ही करा रहा हूँ उसमें, और ये सवाल कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ऐसी वाली बात नहीं है सर आपको बड़ी चीज कोई पढ़ा रहा है, बहुत ही सिंपल चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो तुम अगर ध्यान दो पिछले सवाल में जो मैंने पढ़ाया है वो हार्ड थोड़ी ना था यार, हार्ड तो किसी तरीके से, हाँ कंसेप्चुअल तुम बोलो तो मैं बोल सकता हूँ कंसेप्चुअल था, पर हार्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता मैं इसको, बस आपने माइनस प्लस का दिमाग लगाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी उसमें। तो आपको इस तरह से एक कर्व कर्व दे रखा है, आपको एक ट्रेपेजियम टाइप का कर्व दे रखा है, ओके, और आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं इसके, मान लीजिए क्या, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट आपको दे रखा है 10, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व दे रखा है वर्सेस एक्स का, पेन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको 10 दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक्स दे रखा है, साफ सीधी बात है कि यहाँ पे तो जीरो ही होगा सब कुछ, ये पॉइंट है आपका 2, ठीक है, मीटर में ही होगा क्वेश्चन दे रखा तो, और ये पॉइंट है आपका 4, और ये पॉइंट है आपका 6। आपसे बोलता है इस सवाल में फाइंड द, अगर मैं बात करूं सवाल में आपसे पूछा क्या गया, सब कुछ आपको मीटर में, यहाँ पे ये सवाल आपको मीटर में दे रखा है यहाँ पे, और बाकी ये न्यूटन पर कूलम में आपको दे रखा है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सवाल में पूछा क्या, एक बार वो देख लेते। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने आपको ग्राफ दे रखा है जो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कर्व आपको यहाँ पे दे रखा है, किसका कर्व दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कर्व आपको दे रखा है, एक्स मीटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में, और आपको ये कर्व दे रखा है 2, 0, 2, 4, 6 और 10, और आपको सब कुछ यूनिट तो दे रखे हैं। आपको बोल रखा है सवाल में कि पोटेंशियल एट 2,0 इज 10 वोल्ट, देन फाइंड द पोटेंशियल एट 6,0। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, कैसे कर सकते हैं इसको, सब सुनो। तो साफ सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व दे रखा है आपको, और पोटेंशियल की बात करें तो साफ सी बात है आपको उसका यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx का ये करना पड़ेगा, वरना आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा था कि आपका डेल्टा v जो होता है जिसको हम लिखते हैं आपका v2 माइनस v1, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको माइनस ऑफ e dx लिख सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है x1 से मैं इसको x2 तक लूंगा, और इसको क्या लिखता हूँ आपका माइनस ऑफ एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व, एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व। सर बात ये कि y कि कहां से कहां तक का एरिया लेना है, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट दिखा रखे हैं, तो आपको लेना है हमेशा बिटवीन x1 एंड x2, जहां से जहां तक का बोला है वहां से वहां तक का निकालना है, सिंपल सी बात है। अब सुनो इस सवाल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मुझे एरिया निकालना है। अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे एरिया कहां से कहां तक निकालना है, तो एरिया वहां से वहां तक निकालना है जहां से मुझे v2 माइनस v1 निकालना है। एक बार मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे v, देखो मुझे पता कहां का है सर, मुझे v2,0 का पता है, हाँ सर पता है, ठीक है, और मुझे माइनस चलो 6,0 बाद में आता है ना, तो हम 6,0 बाद में लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको पहले बाद में पहले लिखते हैं। तो फाइन माइनस 6,0 पे मुझे निकालना है, मुझे पता कहां पर है, मुझे v2,0, तो मुझे v1, ये मुझे v2 लेना होगा और ये मुझे v1 लेना होगा, उसी के हिसाब से इज इक्वल टू माइनस लगा दो, और इज इक्वल टू माइनस लगा दो, अंदर क्या हो जाएगा एरिया। अब एरिया कहां से कहां तक का, तो एरिया होता है आपका बिटवीन 1 एंड 2 तक का होता है। अब यहाँ पे एरिया कौन सा हो जाएगा सर, 6 से लेकर 2 तक, यानी एरिया बिटवीन 6 से लेकर 2 बोल दो या 2 से लेकर, एक ही बात है, एरिया बिटवीन आपका 2 टू 6। मतलब आप बच्चों गलती क्या कर जाते हैं, इस सवाल में डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ, बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि एरिया ले लेते हैं पूरा,
पूरा एरिया नहीं लेना है इसमें। एरिया कहां से कहां तक लेना है? एरिया सिर्फ 2 से लेके 4 6 तक लेना है। क्यों सर हम पूरा क्यों नहीं ले सकते? अरे बच्चा पूरा पूरा लेने के लिए आपको v की वैल्यू इस पॉइंट पे पता होनी चाहिए थी ना। यहाँ पे v की वैल्यू 0 थोड़ा ले सकते हो, v थोड़ा 0 दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको v थोड़ा 0 दे रखा है। सर बात तो सही है। तो आपको ये दे नहीं रखा, तो आपको जो दे रखा है उसको 1 मान लो, और जो निकालना है उसको 2 मान लो, उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। v6,0 हमें निकालना है, ठीक है। v2,0 हमको दे रखा है, माइनस एरिया मुझे निकालना है। एरिया मुझे सिर्फ इतना वाला लेना, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल वाला पार्ट हो जाएगा, ये ट्रायंगल वाला पार्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया तो आपको सब अच्छे से आता ही होगा, तो उसको मैं कह सकता हूँ आपका ये 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 2 कैसे सर, ये 4 माइनस 2 आपका 2 होता है ना, और ये 10 प्लस आपका हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस क्या हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। बस इसको काटा बेटी मचाएंगे, आंसर पाएंगे। तो v6,0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 हो जाएगा आपका 30, माइनस 30 निकल के आ जाएगा। तो v6,0 जब वहां 10 जाएगा तो प्लस कम जाएगा, तो यानी माइनस 20 वोल्ट निकल के आएगा। तो आंसर होगा आपका माइनस 20 वोल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं किसका आंसर से निकल के आया। क्या 4-5 बच्चों ने आंसर किया है कि बस एक ही बच्चे ने आंसर किया था? लेट मी चेक। सोनी जी का आंसर -20 है, वेरी गुड, मजा आ गया सोनी जी। और रितु जी का आंसर -20 है, बहुत बढ़िया। मनदीप जी का आंसर +20, साइन में गलती कर दी आपने मनदीप जी। तृप्ति जी का -20, बहुत बढ़िया। हैप्पी जी का आंसर 40 गलत है, जो कि हैप्पी जी ने वही गलती करी होगी। हैप्पी जी ने आपको पूरा पूरा एरिया ले लिया होगा, जो कि नहीं लेना है। शाबाश, जो बच्चे करके आए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, अच्छी बात है। ऐसे पढ़ते रहो यार, ठीक है। कम से कम अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना भाई, तो कम से कम कोशिश करो कि भाई इसको बाद में एक बार वीडियो देखे जरूर समझने की कोशिश किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। चलिए, इसी के साथ में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम एक नई चीज में एंटर कर रहे हैं, उसमें भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल इतने एग्जाम में आते हैं, इतने बार पूछे गए, इतने अलग अलग तरीके से पूछे गए कि अगला जो टॉपिक है ना, उसको जब हम एंड कर रहे होंगे तो उसमें भी आपका इस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन हमारा टॉपिक है जो मेन, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी, और यही नाम से फेमस भी है। लेकिन एक्चुअली ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब एक आध पॉइंट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपको एक चीज बताई थी, इसको मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वही होती है और कुछ नहीं है, वही चीज है। इसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं, ठीक है। क्यों सर्फेस का नया नाम लेके क्यों आ गई ईएलओएफ? जिसने बच्चों ये वो किया था, डिफाइन किया था, उसने रखा था। अब भाई हम साइंटिस्ट थोड़ी ना है, हम तो टीचर हैं, ठीक है, और आप बच्चे हो पढ़ने वाले, तो आपको तो वही पढ़ना है जो किताबों में लिखा हुआ है। जिसने किताब, जिसने अपने, भाई अब तुम बोलो कि फोर्स की और न्यूटन ही क्यों लूं, मैं नहीं ले रहा न्यूटन, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा ना यार। जिसने उसकी खोज करी उसने लिखा, हमें ऐसे मानना पड़ेगा। बाकी रीजन इसका ये है कि इससे हमें फोर्स निकालने में हेल्प मिलती है किसी चार्ज पे। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं और कुछ नहीं है। उसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा था। कुछ 4-5 प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी है, 3-4 प्रॉपर्टी वैसे तो आपको पढ़नी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सारी सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एग्जाम में कोई भी आपसे एक भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है। ठीक ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इस बार रिकॉर्डिंग का दिक्कत हो ना हो जाए बस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपका। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है आपका, एक बार लिख देते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहां से निकलती हैं? वो प्लस से निकलती है, माइनस में घुसती है, वही वाली बात बोलता है ये क्या बोलता है आपका? ईएलओएफ। कुछ मत बोलना ईएलओएफ, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपका। ईएलओएफ को अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं, तुम्हें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देना। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं ईएलओएफ को मतलब क्या होता है, तो उसको कुछ नहीं, आप क्या बोलोगे? सवाल ये स्टेटमेंट क्या है? ईएलएफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। मतलब आपका अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो जो से ईएलएफ निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी, ठीक है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। वो कैसी होती है? हमेशा इससे ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेट का मतलब होता है पैदा होना, निकलना। ओरिजिनेट का मतलब वहां से निकलेगी, मतलब आपको यहाँ से प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई चारों दिशा में दिखेगी। ये वाली बात तो मैंने बच्चों आपको पहले भी बताई थी, आपको सवाल भी करा रखे मैंने इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज बताई थी, ठीक है। तो इस तरह से लाइन निकलती हुई महसूस होगी, बिल्कुल। और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा तो लिखा गया टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, वहां खत्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना या वहां पे खत्म हो जाना किसी चीज का। जैसे कोई होता है टर्मिनल, भाई ये वाला टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल का मतलब वहां पे आपका खत्म होती है ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका इसके अंदर आती हुई महसूस होंगी आपको, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फिर आपका ईएलओएफ जो होती है, वो क्या होती है? आपकी अंदर की तरफ आती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पहले भी पढ़ चुके, कोई नई वाली बात तो नहीं बता दी मैंने, और आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। बस क्या ये समझना है कि नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसेगी और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई मुझे महसूस होगी, ठीक है। ये वाली बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने पहले बता रखी है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सुनो,
ठीक है। अब ये यूज क्यों होती है, सबसे बड़ी बात आती है कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज क्या करते हैं, तो यही सारी डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन भी यही निकल के आती है। वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आर यूज्ड टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सब चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आती है आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैसे, अब समझो वो कैसे होता है, वो भी लिख देता हूं मैं आपके सामने कि वो कैसे करते हैं अपन, वो इस तरह से करते हैं, समझो एक सेकंड। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में, ये बोर्ड में खासकर बहुत ज्यादा पूछी गई है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ELOF gives us the direction of electric field at that point। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन यट्टी होनी चाहिए क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब सुनो कैसे। तो मान लो आपकी कहीं पे ELF बनाती, मैंने कोई भी एक ELF पकड़ ली, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पकड़ ली, कोई भी एक लाइन पकड़ ली मैंने, ठीक है, और मैंने लाइन बना दी, देखो ऐसे बोलते हैं, देखो ये एक ELF है, ऐसे बोल दिया मैंने, चलो बहुत बढ़िया बोल दिया, कोई भी एक सिंगल ELF है। मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट है ये, ठीक है, ये A पॉइंट है आपका, ये आपका मान लीजिए B पॉइंट है, ठीक है, और मैंने बोला आपसे कि मुझे बताओ कि A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और B पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये आप बड़े आसानी से आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इस्तेमाल से बता सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता है तो आप इससे बता सकते हो बड़े आराम से। आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सस्ता सा टिकाऊ सा काम करोगे। आप क्या करोगे, आप एक टेंजेंट बनाओगे ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगी आपकी, ए पॉइंट बनेगी मेरी टेंजेंट इस तरह से। टेंजेंट क्या होती है, ऐसा कर्व के जो कि बस आपका छू के निकल जाए, ऐसा कर्व के जो आपका छू के निकल जाए। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना देता हूँ। तो इस तरह की आपकी टेंजेंट बन जाएगी इस पॉइंट पे, बिल्कुल बन गई सर। तो ये जो आपको टेंजेंट की डायरेक्शन दिख रही है ना, जो टेंजेंट की डायरेक्शन दिख रही है, ये क्या हो जाएगी आपकी ELOF की डायरेक्शन हो जाएगी। क्या डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ELOF की डायरेक्शन, मतलब ये इस पॉइंट पर आपकी, यहाँ पर, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा सर, ये जो डायरेक्शन आपने लिख दी है यहाँ पे, ये आपने जो डायरेक्शन यहाँ पे लिख दी है, ये क्या है आपकी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मुझे बी पे बतानी है तो वही चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल चीज मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे इस बार क्या करूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा, यहाँ पे आपकी एक टेंजेंट खींच दूंगा। कैसे, देखो इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट खींची जो कि क्या करती है, आपका टच करके निकल रही है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे बी पॉइंट पर टच करके निकल रही है टेंजेंट, तो जो टेंजेंट बनाई है मैंने, वो जो टेंजेंट बनाई उसकी जो डायरेक्शन होगी वही क्या दे देगी मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बोल देगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में हम बाद में सीखेंगे, पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर हम ELOF का यूज करके। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी गई है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, और वहां पे एक बार सवाल आया था नीट में, ठीक है, और बहुत प्यारा सा सवाल, सिंपल सवाल, लेकिन बच्चों ने गलत भी किया था भर भर के। वो अगर ये ELF पढ़ने के बाद भी गलत किया, तब सुनो क्या करती थी वो, कि इफ वी नो द चार्ज, इफ वी नो, अगर मुझे चार्ज के बारे में पता है कि चार्ज कहाँ है, उस पॉइंट पर कितना चार्ज है, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं होता दूसरा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलता है भाई जहां पे होगा वहीं पे इतना ही होगा, लेकिन मतलब किसको होता है, फोर्स है, कि फोर्स कितना होगा ये डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे। मतलब मेरा कहने का कि मान लीजिए जो अभी आपने ऊपर वाला कर्व बनाया है, मैं किसी भी एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, मान लो मैंने ए पॉइंट ले लिया, और सबसे पहले मैं जानता हूँ क्या सर, फोर्स क्या होता है, सर फोर्स होता है आपका क्यू ही होता है, बिल्कुल होता है। तो फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है ई पे भी और क्यू पे भी। सर ई तो मैं बड़े आराम से निकालूंगा, ई निकालने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ई तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे मुझे सवाल में पूछा क्या होगा, मुझे सवाल में डायरेक्शन पूछी होगी, तो ई तो मैं क्या करूंगा सर, टेंजेंट बना दूंगा, बस मिल गई मुझे डायरेक्शन। हाँ सर मिल तो गई। तो मैंने बोला सर ये क्या हो जाएगी आपकी ई की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन क्या यही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी, नहीं, यही तो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था, यही फोर्स डायरेक्शन नहीं होगी, ये डिपेंड करता है क्यू पे भी। कि मैं अगर बोल दूं अगर आपका क्यू पॉजिटिव हो जाएगा या आपका क्यू नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस बात पर डिपेंड करती है। तो मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पर आपका प्लस चार्ज रखा, अगर मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज रख दिया, तो फोर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी।
अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो Q और E क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, फोर्स और E आपका सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आपका माइनस चार्ज रख दिया तो क्या हो जाएगा सर, माइनस चार्ज रखने की वजह से आपका फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। तो आपका फोर्स होगा यहाँ पे। तो देखो कितनी अच्छी बात देखने को मिल रही है, मतलब अगर मैं माइनस क्यू रखता हूँ तो इस तरफ फोर्स, अगर मैं प्लस क्यू रखता हूँ तो आपका इस तरफ फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा यहीं पर है। कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा यहाँ पर है आपकी इस तरफ, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन आपके ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने चार्ज क्या लिया है। तो सवाल इस तरह से आया था एग्जाम में कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रही है किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर, वो राइट की तरफ निकल के आ रही है, मतलब उस पॉइंट पर आपका फोर्स की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका चार्ज किस तरफ है। चलिए ये वाली बात आई होप कि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट मैं ये नहीं बोलूंगा थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि टू ELOF, इंपॉर्टेंट लाइन है, टू ELOF कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ही करेंगे जब दो की बात हो रही है। तो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और मैं वही वाला होता एंड कैन नॉट फॉर्म लूप। ये दोनों बातें यहाँ पे लागू हो जाएंगी, मतलब वो कभी लूप भी नहीं बना सकती हैं और कभी आपका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया कई बार, और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है बोर्ड में, खासकर ये सारे पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने क्या किया कि मैं मान लेता हूँ कि ये एक ELOF है, ये ELOF फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है, मान लिया। और मैंने क्या मान लिया कि एक और ELOF मान ली, मैंने मान लिया कि दो जगह पे कट रही है, दो ELOF आ रही है और वो एक दूसरे को काट भी रही है, मैंने मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, कोशिश करते हैं इसके आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलो बहुत बढ़िया। और देखो जहां दो लाइनें तो एक ही पॉइंट पे टकरा सकती हैं, हाँ सर बात तो ये भी सही बोली, तो ए पॉइंट पे टकरा गई। अब मैं आया, तुमने क्या किया, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को आपस में टकरवा दिया। अब मैं आता हूं, मैं पूछता हूं बेटा ये बताओ कि मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाल के बताओ। तो ठीक है, तो आपका जो निखिल है, निखिल आपके चिल्ला चिल्ला के बोलता है सर देखिए आपने क्या ज्ञान बताया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में क्या करता हूँ आपकी इस तरह से डाल देता हूँ लाइन। ठीक है, तो मुझे वो क्या देता है, आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है उस पॉइंट पे। तो सर निखिल बोलता है कि निखिल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए ये। तभी वहां से कूदती हुई तृप्ति जी आती है, मतलब नहीं मैं तो सारे जवाब ठीक होती है देती हूँ, ये वाला जवाब भी मैं ठीक देना चाहूंगी। तो आपके लिए वो क्या होगा, वो बोलेगी सर नहीं देखो उसने निखिल ने एक गलती क्या कर दी कि सर नीचे भी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे जब मैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहता हूँ तो मैं करता क्या हूँ, मैं यही करता हूँ कि वहां पे टेंजेंट डाल देता हूँ। तो मैं टेंजेंट को तो ऐसे भी डाल सकता हूँ, टेंजेंट को मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, मतलब तृप्ति जी बोल रही सॉरी, टेंजेंट को मैं ऐसे भी डाल सकती हूँ, तो मेरे लिए तो EA ऐसा होना चाहिए। अब वहां से कुतब आया अमन, सर बोला कि सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, ये कैसी अजीब सी चीज कर रखी है इन लोगों ने कि सर एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो अगर मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया, चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस, तो किस तरफ भागेगा, क्योंकि अगर मैंने प्लस का रखा तो वो तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरा बंदा बोला नीचे, तो कहाँ ऐसे थोड़ा ना, एक पॉइंट दो जगह तो जा नहीं सकता एक बार में। ऐसे थोड़ी ना, तुम कोई गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का आगे के दो टायर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और पीछे के दो टायर आगरा की तरफ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता कभी। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि सर एक जगह एक पॉइंट दो जगह तो नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई इज इट नॉट पॉसिबल, तो इसका रीजन यही हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ दे if they intersect if they intersect each other, then then there will be there will be two directions of electric field which is not possible, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक विच इज नॉट पॉसिबल। ये वाली बात आपको बताती है, और ये बहुत यही मतलब बोर्ड ने सीधे सीधे पूछा था एग्जाम में कि भाई क्या दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और नहीं तो बताओ क्यों नहीं कर सकती। तो आपको ये डायग्राम बना के आना होगा, सामने काट के उसको नॉट पॉसिबल लिखना होगा, और साथ में ये स्टेटमेंट आपको वहां पे चिपकाना होगा, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपसे पूछा जाए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर ELF ऐसे हो सकती है, अगर मैंने बना दी ELF ऐसे हो सकती है क्या, मैंने बोलते ELF ऐसी हो सकती है, तो आपका जवाब फिर से क्या हो जाएगा, नहीं हो सकती, बिकॉज ये लूप हो जाएगा, लूप में कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। लूप में आपको बताता ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी लूप में, तो इसका ये भी स्टेटमेंट कर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो समझ में आना जरूरी भी है। चलो आगे बात कर लेते हैं आपके पता नहीं कितने पॉइंट ले लिए मैंने, याद ही नहीं आ रहा, मैंने कितने पॉइंट करवा दिए भाई,
मैंने 4 पॉइंट करवा दिए। चलिए बात करते हैं आगे पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट क्या है आपका? पांचवा पॉइंट सुनो, ये भी अच्छा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट पे भी शायद सवाल आया था कि नहीं, वो 7वें पॉइंट पे आया था। चलो ठीक है। तो देखो सवाल इस तरह से है कि आपका जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। चलो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। तो क्या बोल रहा है आपका कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं तो बता ही दूं आपको क्या। चलो देख लेते हैं। If ELOF density is high, then the magnitude of electric field is also high and vice versa। vice versa मतलब इसका उल्टा, मतलब वो उल्टे से मेरा कहने का मतलब कि अगर आपका डेंसिटी लो यहाँ पे अगर ये होगी, अगर डेंसिटी लो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी आपकी, उसकी वैल्यू भी लो हो जाएगी। मतलब क्या, समझो इसका मतलब ये है कि मतलब किसी जगह पे मैंने आपको ये लफ बना के बताई, सुनना। मान लो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये वाली चीज वैसे आपको पता होनी चाहिए क्या, कि एक चार्ज है, एक चार्ज के पास से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी निकलती हुई आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ऐसे निकलती है। तो साफ साफ हर बच्चा ये बात तो तुम पहचान सकते हो कि सर देखोगे जब इसके पास में जब मैं देखता हूँ ना, इतने एरिया में, इतने रीजन में, तो यहाँ पे ज्यादा लाइन, यहाँ पे लाइन्स आ रही है। ठीक है, मतलब मैं एक एक इतना एरिया लेता हूँ, एक सेकंड को, मतलब मैंने इतना एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया। ठीक है, अगर इस छोटे से एरिया में से आपकी मैं देखता हूँ कि कितनी लाइन्स निकल रही है, तो साफ साफ दिख रहा है आपकी सर यहाँ से आपका क्या है, आपकी यहाँ से ज्यादा लाइन्स निकल रही है। ठीक है, अगर मैं छोटे से एरिया में बात करता हूँ तो एक एरिया को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, काम करता हूँ। अगर मैं एरिया को इतना बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा, ठीक है, तो मैं देखता हूँ सर इस एरिया में से आपकी 4 लाइन निकल रही हैं। मैं इतना ही एरिया अगर यहाँ पे ले लूँ, सेम टू सेम एरिया मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा और ले लिया, फिर भी अगर सेम टू सेम एरिया में यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे कितनी लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे कितनी लाइन है, 2 लाइन है। इसका क्या मतलब होना चाहिए, इसका मतलब समझाओ हमेशा। इसका मतलब हमेशा ये होता है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां पे आपकी कम लाइन, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज आपके यहाँ पे इतने एरिया में ज्यादा लाइन्स आ रही हैं, और उतने एरिया में यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी कम लाइन्स आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी। चलिए इस बात को थोड़े से और तरीके से समझते हैं। मान लो मैंने क्या किया, आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई। ठीक है, ये सवाल आया था एग्जाम में, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई, और बहुत सवाल आए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, पर समझ लो सबको। और मैंने क्या किया, इस तरफ एक एक लाइन बनाई। डेंसिटी का मतलब तो समझते हैं, डेंसिटी का मतलब घनत्व, मतलब कितने कम जगह में ज्यादा चीज भरी जा सकती है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं एक तरह से। तो सवाल आपसे ये इस सवाल में पूछा गया, तो मान लो ये एक कोई जगह ए और ये कोई जगह है बी। सवाल ये पूछा गया, बताइए कि कौन बड़ा होगा, ई ए बड़ा होगा, मतलब इस डब्बे में कुछ भरना है। इस डब्बे में आपको भरना है कि ग्रेटर देन साइन लगाना है, इक्वल टू साइन लगाना है, लेस देन साइन लगाना है, कि कैन नॉट से वाला साइन लगाना है। तो क्या बोलोगे सर, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ई एल ओ एफ की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्यों दिख रही है? देख रहे हो ना, कम जगह में ज्यादा लाइन्स, और यहाँ पे ज्यादा जगह में उतनी लाइन्स, साफ सी बात है डेंसिटी कम हो जाएगी, जगह जगह ज्यादा लगे तो यहाँ पे डेंसिटी मोर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई एल ओ एफ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ई एल ओ एफ की डेंसिटी क्या है, लेस है। मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा, जहां पे डेंसिटी कम, उस हिसाब से। तो मैं क्या बोलूंगा सर, अगर यहाँ पे ई एल एफ ज्यादा है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, मोर होगी। यहाँ की ई एल एफ डेंसिटी कम है तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी। तो अगर मुझसे पूछा, जो सवाल पूछा गया था कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा किसकी कम, तो यहाँ पे आपको ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे। आई होप कि सबको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अरे बोल जाओ, सबके सब कहाँ गायब हो गए, एक बात तो कमेंट करते रहो बीच बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुझे याद नहीं कौन सा पॉइंट था वो, कुछ चीजें मैंने अपने मन से लिखवा रहा हूँ, मतलब मन से मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो चलो छठा पॉइंट देखते हैं अब। छठा पॉइंट नहीं, उससे पहले मुझे कुछ बताना है। एक चीज होती है जिसको आप जानते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि आपका किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखना चाहो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई? आपने तो अभी ये बताया कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब स्टार्टिंग में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी जितने एरिया में,
उतने ही एरिया में अब उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी चाहिए। मतलब कि क्या हो जाना चाहिए, सारी की सारी लाइंस आपकी पैरेलल हो जानी चाहिए, क्योंकि जितने एरिया में आपकी ये 4-5 लाइन आएगी उतनी एरिया में यहाँ पे भी आ जाएगा, अगर पैरेलल होंगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो आपको क्या बनाना है, पैरेलल लाइंस बनानी है। अब यहाँ पे आता है बच्चों के मन में डाउट, बहुत सारा डाउट था बच्चों के मन में, पिछले साल के काफी बच्चों ने वो सवाल गलत भी किया था, और शायद पिछले से पिछले साल टाइम में वो सवाल आया था एग्जाम में, और बहुत बच्चों ने गलत किया था। वो क्या सवाल था कि बोला था कि क्या ये जो लाइन है, 4-5 ऑप्शन दे दिए थे और बोला था क्या ये जो है, उन्होंने बताया था कि बताइए इनमें देख के बताइए कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या था, ये सब पैरेलल है आपस में, बस कर्व है, पैरेलल है लेकिन क्या है, कर्व है। तो पूछा था क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, तो आंसर है दिस विल आल्सो बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा क्यों होगी, ये इसीलिए होगी बिकॉज सबके सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा पैरेलल होने से सर फायदा क्या है, पैरेलल होने से ये फायदा है कि सर आपने स्टार्टिंग में जितने एरिया में जितनी लाइंस ली होंगी, बाद में क्योंकि पैरेलल है उतने ही एरिया में उतनी ही लाइंस आने वाली हैं, तो दोनों जगह पे EL of डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और दोनों जगह, इस जगह भी EL of डेंसिटी, इस जगह EL of डेंसिटी, या फिर इस जगह EL of डेंसिटी और इस जगह EL of डेंसिटी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। अगर EL of डेंसिटी सेम है तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये वाली बात। अगर कुछ ना बोला जाए, बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सिंपल इस वाले कर्व को बना के क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका छठा। चलो छठा पॉइंट देखते हैं। सिक्स पॉइंट होता है आपका कि बच्चों की एक जगह पर अगर आपको जो, अच्छा लूप वाला तो मैं पहले बता चुका हूँ ना, लूप वाला बता चुका हूँ। तो एक बात तो याद रखना कि नंबर ऑफ, ये वाला सेम टू सेम लगता है 5 के, बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, number of electric lines of force from a point charge is directly proportional to the magnitude of the charge। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इस पे भी सवाल आए थे मतलब एग्जाम में, ठीक है। सवाल आएगा बाद में, थोड़ी देर बाद करवाऊंगा सवाल को, सेम टू सेम सवाल को, ठीक है। तो क्या है कि आपका किसी जगह पर, किसी जगह से किसी पॉइंट चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, वो डिपेंड करता है कि आपका उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये एग्जांपल के लिए कि अगर हमने माना इफ 100 लाइंस, इफ 100 लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, सिंपल सा इसका मतलब हो जाएगा सर, इफ 100 लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ अ चार्ज 10 कूलम। अब मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। एक 10 कूलम के चार्ज से आपकी कितनी लाइंस निकल रही हैं, 100 निकल रही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछे कि देन नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ 20 कूलम इज, ये कितनी होगी, सवाल ये बनता है। तो सवाल बहुत आसान है, सवाल क्या बनाए भाई, देखो 10 से अगर 100 आ रही है, सिंपल सवाल हो गया ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि बस 10 से 100 आ रही है, तो 1 से कितनी आ जाएंगी सर, 1 से 10 आएंगी, तो 20 से कितनी आ जाएंगी सर, 20 से 200 आ जाएंगी। बस ये वाला कंसेप्ट है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा सर, इसका आंसर, वेरी गुड सुमाइला जी, इसका आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 200 लाइंस विल बी कमिंग आउट ऑफ द चार्ज 20 कूलम। ये वाला सवाल बनता है। अब इस सवाल को यूज कैसे करता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बस बताने वाला हूँ, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना बच्चों, वो खत्म हो गई हैं। एक प्रॉपर्टी और थी पर मैंने उसको किसी और के साथ कंबाइन कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, तो कभी कभी उसको अलग पॉइंट बनाते हैं या कभी कभी उसी पॉइंट में इंक्लूड करते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसलिए मैंने उसको अलग से बताया नहीं। चलिए